अच्छा जी। अ, हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फ़ाइल हमारी लिंक हुई है या नहीं हुई है। फ़ाइल हमारी लिंक हो चुकी है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? लास्ट टाइम लोगों ने लूप्स कंप्लीट कर लिए थे और स्ट्रिंग पढ़ा था हमने, राइट? एरे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जावास्क्रिप्ट की बैकबोन है एरे और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसको ये समझ में आ गया, इस पे कमांड हो गई, वो फिर एपीआई से आराम से खेल सकता है। अगर ये नहीं समझ में आया, इस पे सही से कमांड नहीं आई, तो फिर एपीआई आपसे खेलेंगे। सही है, स्ट्रिंग हो गया। तो एपीआई से खेलने के लिए आपको एरे और ऑब्जेक्ट पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है भाई। आप कुछ लाए नहीं आज लिखने को? एरे ऑब्जेक्ट दोनों पढ़ेंगे। इससे पहले ये नहीं माना था ना। एरे आज तो एरे करेंगे। एरे काफ़ी बड़ा टॉपिक है आज, पता नहीं आई होप पता नहीं हो जाए आज, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है एरे का। अच्छा जी, एरे बेसिकली हम ये समझते हैं पहले तो कि एरे की क्या जो है वो ज़रूरत पड़ी, क्यों एरे इंट्रोड्यूस हो गया भाई। अच्छा खासा सारी चीज़ें चल रही थी, नॉर्मल सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तो क्यों एरे आ गया? हम्म पूछ लो। पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल है मेरे। किसी को कोई आइडिया है इस चीज़ के बारे में? इसको मल्टीपल डेटा आपके पास मल्टीपल डेटा अभी तक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकें। हमने वेरिएबल्स डेटा स्टोर करने के लिए बेसिकली हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं वो वेरिएबल्स पढ़ा है पहला। और वेरिएबल्स का जो ये बिहेवियर है बाय डिफॉल्ट कि वो एक वक्त में एक ही चीज़ को अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट्स अभी कहाँ है? अभी हम ऑब्जेक्ट्स कहाँ पढ़े हैं अभी? मैंने कहा अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर हमने वेरिएबल्स ही सिर्फ पढ़ा है जो डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो एक वक्त में एक चीज़ स्टोर करने के लिए अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं वो वेरिएबल सिर्फ देखा है। लेकिन उसका मसला ये था कि हम उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बनाता हूँ एक वेरिएबल, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ बना दिया फॉर एग्जाम्पल 10। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ और बनाने जाऊँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये एक वक्त में सिर्फ एक डेटा टाइप को सपोर्ट कर रहा होता है। आगे आ जाओ। सही है। तो अब अगर मुझे मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवानी हैं, देखिए अच्छा मुझे ज़रूरत क्या पड़ सकती है मल्टीपल चीज़ें स्टोर कराने की? नहीं क्या कर सकते सर, अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं। नहीं, देखें ये फ़र्क है। अगर मेरे पास अगर एरे नहीं होता मुझे फिर मल्टीपल चीज़ें करवानी पड़ती है, तो क्या होता है मुझे मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। अब मल्टीपल जब वेरिएबल बनते हैं तो उस हिसाब से मल्टीपल मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोरेज भी उनके हिसाब से वो हर एक वेरिएबल ले रहा होता है। तो ये मेमोरी पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है मेरे। तो इसलिए एरे का कॉन्सेप्ट आया। अब एरे का कॉन्सेप्ट ना हर लैंग्वेज में कुछ कुछ डिफरेंस, जैसे अगर आप जावा, अगर किसी ने पढ़ी है जावा वगैरह या सी वगैरह से पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ का बैकग्राउंड है, तो एरे का कॉन्सेप्ट वहाँ बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे जावा में क्या होता है या सी वगैरह में क्या होता है कि आप जब एरे बनाते हैं, आप एक चीज़ तो ये कि आप जो है ना एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का एरे बना सकते हैं। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रिंग एरे बना रहे हैं तो आप उसमें सारे स्ट्रिंग ही रखेंगे, फिर उसमें कोई नंबर नहीं आ सकता, कोई और डेटा टाइप नहीं आ सकता। और दूसरा चीज़ ये कि आपने वहाँ बताना पड़ता है कि भाई इसकी लेंथ क्या है रहेगी, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट आप स्टोर करेंगे, ये आपने पहले से बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी जो है वो जावा वगैरह के अंदर मेमोरी पहले एलोकेट होगी, फिर आपका एरे बनेगा। जबकि जावा स्क्रिप्ट में क्या है, सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप बस जो दिल चाहे आप बना दें, जो डेटा टाइप रखनी है आपने रख दें, जो लेंथ रखनी है रखने। मेमोरी डायनेमिक एलोकेशन होगी यहाँ पे, यानी कि आप जब एरे वगैरह बना लेंगे, आपके एरे को देखते हुए फिर जो है वो मेमोरी एलोकेट हो रही होगी पीछे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इजी है। प्रोग्रामिंग में जावा स्क्रिप्ट तो मैं कहता हूँ कि बहुत आसान है सीखना, क्योंकि इसके अंदर इतने ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ईजी है हर चीज़ यहाँ पे। अगर एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप जावा वगैरह में देखें तो वहाँ पे एक इनपुट लेने के लिए आपको 5-6 लाइन लिखनी पड़ती है, सिर्फ एक इनपुट लेने के लिए, कौन कौन सी क्लासेज वहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं आपको। तो वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो। यहाँ बहुत ज़्यादा आसान है। खैर, स्टार्ट करते हैं। अब एरे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई कि एरे बनता कैसे है। अब हम स्टार्ट लेते हैं ओल्ड जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है जी, जब मेरे पास पुरानी जावा स्क्रिप्ट थी तो तब मैं एरे किस तरह बनाता था। एरे बनाने का तरीका ओल्ड जावा स्क्रिप्ट के अंदर किस तरह था, ES5 जिसको हम कहते हैं। आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे एक बनाओगे वेरिएबल, अब वो आप लेट से बनाओ, कौन से बनाओ आपकी मर्जी है।
मैंने बनाया एक वेरिएबल लेट ए डबल आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू एरे। एक एरे का इस तरह एक चीज़ बनती थी, इसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये क्या होता है, क्यों होता है, अभी आपने इसकी डेप्थ में जाना ही नहीं है, बस समझ लें अभी कुछ होता है ये, ठीक है, अभी इसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ऊप के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे आके मल्टीपल चीज़ें डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक नेम्स का, एक स्टूडेंट्स का नाम है, उनका एक एरे बनाना चाह रहा हूँ, उनका एक कलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रखूँगा फॉर एग्जाम्पल काजिम रख देते हैं, हसान रख देते हैं, और कुछ भी रैंडम नेम ले लेते हैं, आरिफ, और एक सेकंड, ठीक है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए यहाँ पे। अब इसके बाद मैं अगर कंसोल करवाऊँ इस ए डबल आर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो ज़रा आप देखिएगा यहाँ पे, देखें यहाँ पे आउटपुट में क्या आया आपको, एक तो एक एरे की ब्रैकेट बन के आ गए, ठीक है, एरे जिसको इसकी पहचान होती है कि ये एरे है। कहीं भी आपको इस तरह के ब्रैकेट दिख जाए, इट मीन्स कि एक एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब एरे है वो, ठीक है। और जब भी आपको इस तरह कर्ली ब्रेसेस मिल जाएं जो कि आप लगाते हैं, उसका मतलब ऑब्जेक्ट होता है। वो जब ऑब्जेक्ट रहेगा हम जब डिटेल में पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी आप बस एरे याद रख लें कि एरे इसको कहते हैं। दूसरा, ये जो चीज़ आपके पास है, ये आपके पास बता रहा होता है कि इस एरे की लेंथ क्या है, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये बता रहा होता है। यहाँ 4 लिखा हुआ, इट मीन्स कि इसकी लेंथ 4 है, और यहाँ पे ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको देखें बता भी रहा होगा लेंथ 4 है, और ये बता रहा है एरे में आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर्स होते हैं, बताया था आपको ये। तो ये 0 इंडेक्स पे ये है, 1 पे ये रखा हुआ है, 2 पे ये रखा हुआ है, 3 पे रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने और बस यानी कि इंडेक्स का हिसाब इस तरीके से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, जैसे स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था इंडेक्स के बारे में, बिल्कुल ऐसे यहाँ एरे के अंदर भी इंडेक्स होते हैं। अब इस तरीके से एरे बनाते थे हम पहले, लेकिन अब क्या हो गया, अब ऐसे नहीं बनता। जब से ES6 आई थी मार्केट में, तो ES6 के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था एरे वगैरह बनाना। तो हम सिंपल क्या करते थे, यहाँ पे आके मैंने बनाया वेरिएबल अपना एरे, और यहाँ मैं डायरेक्ट एरे ब्रैकेट लूँगा, और जो सारी कहानी मैंने ऊपर डिफाइन करी है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, बस ये मेरा एरे बन गया, ठीक है। बिहाइंड द सीन उसी तरीके से work बिहाइंड द सीन वैसे ही वर्क हो रहा होता है, एक एरे की पूरी क्लास उठती है, उससे फिर उसके जो है उसमें वैल्यूज ऐड होती हैं, बिहाइंड द सीन वैसे ही काम हो रहा होता है। लेकिन अब हमारे लिए फ्रंट पे इजी, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया एरे बनाना, ठीक है भाई। कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और, कि एरे की जो टाइप होती है ना, वो क्या होती है? अगर मैं टाइप चेक करूँ एरे की तो क्या आएगी मेरे पास? different types है। स्ट्रिंग, बता चुका हूँ मैं ये बात। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे की टाइप होती है एक ऑब्जेक्ट। अब ये आपको ना कन्फ्यूजन होगी माइंड में, यार ये ऑब्जेक्ट क्यों है इसकी टाइप, ये कन्फ्यूजन बस अभी के लिए आप समझ लें इसको, बस होती है ऑब्जेक्ट, बस कुछ ना कुछ वजह है जो होती है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब एक दफ़ा आप ऊप पढ़ेंगे ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि क्या है ऊप। अभी आगे अभी नहीं है, आगे है वो। डिफिकल्ट तो नहीं है, एक डिफरेंट स्टाइल है। हाँ हाँ, तो वो कोई कोई हवा थोड़ी है भाई, वो कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो क्या हो गया भाई, वो एक प्रोग्रामिंग करने का डिफरेंट तरीका है, कोडिंग डिफरेंट कोडिंग स्टाइल है। और ये हर लैंग्वेज में होता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता सिर्फ, हर लैंग्वेज में होता है। खैर, तो यहाँ तक कोई सवाल किसी का? अब इस एरे के ऊपर ना बहुत सारे मेथड्स या फंक्शंस होते हैं या प्रॉपर्टीज हम होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली जो एक मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ NS के नाम से, ताकि उसमें बार बार हम कंसोल करवाते रहे। डॉट लगाएंगे आप यहाँ पे, बहुत सारे मेथड आपके पास यहाँ देखने को, आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन हमें वही सारे नहीं पढ़ने, जो काम के हम वो सारे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो कि एक बहुत कॉमन है, लेंथ। आप किसी भी, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ थी, ऐसे ही एरे की भी लेंथ है। आपको अगर चेक करनी है भाई इस एरे की क्या लेंथ है, तो सिंपल आप यहाँ पे आके इसकी लेंथ को चेक कर सकते हैं, 4। सही है भाई, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई है, लेंथ हो गई। अब स्टार्ट करते हैं एडिशन से। मुझे इस एरे के अंदर ना एलिमेंट्स ऐड करना है, मतलब एलिमेंट में मैं आपसे बोलूँ भाई ये स्टूडेंट्स का कोई डेटा है, या इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हैं भाई 1 2 3 4,
एक 5वां स्टूडेंट आया जिसका नाम है आदिल है भाई। एक आदिल भाई है, 5वें स्टूडेंट को ऐड करना है। आप बोलेंगे अच्छा भाई सर 2 तरीके हैं ऐड करने के, मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दूँ आदिल, ऐड तो ये भी हो गया ना भाई, या नहीं हुआ? हो गया ऐड। अगर मैं कंसोल करूंगा स्टूडेंट को आदिल आएगा लिखा हुआ, आएगा भाई। लेकिन फर्ज करें आपके पास ये एरे का एक्सेस ही नहीं है, आपके पास जिस एरे में ऐड करना है उस एरे का एक्सेस नहीं है, फिर आप इस तरीके से ऐड कर पाएंगे? नहीं कर सकते, इस तरह का एक्सेस ही नहीं, कैसे ऐड करेंगे? तो फिर हमारे पास मतलब कोई भी सिनेरियो आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास इस चीज़ का एक्सेस नहीं है जहाँ पे आपने ऐड करना है। एपीआई में जैसे कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी से उठ के आ रहा है या कहीं भी कुछ हो रहा है, आपके पास एक्सेस नहीं है इस चीज़ का, तो आप ऐड ऐसे नहीं कर सकते खुद से कॉमा लगा के। फिर क्या करें भाई, फिर हमारे पास एरे हमें कुछ अपने फंक्शंस प्रोवाइड करता है। हमने स्ट्रिंग में देखे थे, स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़े थे ना कल हमने बहुत सारे। तो ऐसे ही एरे के भी फंक्शन या मेथड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, अगर गौर से बस देखते जाइएगा अब यहाँ पे ये चीज़, चले मैं काम करता हूँ, ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे। अगर मुझे क्या करनी है, अभी हम क्या देख रहे हैं एरे के अंदर, एडिशन। ये एडिशन ऑब्वियसली बात है प्लस वाली नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आपने एरे में कोई चीज़ ऐड करनी है तो हमारे पास जो सबसे पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पुश, पुश करना। मैं आज यूज़ करूंगा एरे, सॉरी जो मेरी एरे का नाम है वो लिखूंगा, मैं कहूंगा भाई स्टूडेंट्स हैं डॉट पुश, ठीक है। पुश करो भाई, किसको पुश करना है? वो आइटम्स आप यहाँ पे लिख दो भाई, जो भी आइटम्स हैं वो यहाँ आप देख रहे हैं, बता भी रहे हैं आपको यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे पुश करना है किसको? आदिल एक स्टूडेंट है भाई, इसको पुश करना है। जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या है? जावास्क्रिप्ट, अच्छा एक क्वेश्चन होता है बहुत अक्सर इंटरव्यूज में लोग पूछते हैं कि जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस है? मैंने बताया था शायद, क्या होता है, कैसे सिंक्रोनस है? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चल रही होती है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं सिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस भी किया है। अब कुछ और एक सवाल लोग फंसाते हैं, इंटरव्यूअर कहते हैं अच्छा भाई आपने कहा जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, लाइन बाय लाइन चल रही है, सिंक्रोनस है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कॉल करते हैं? नहीं करते, करते हैं भाई एपीआई कॉल। एपीआई के जो डेटा आ रहा होता है वो कुछ टाइम लेता है, मिली सेकेंड या जो भी हो, लेकिन एक टाइम लेता है। अब जो भी चीज़ टाइम लेती है उसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस, यानी कि वो फौरन से नहीं चलेगी, एसिंक्रोनस चलेगी। ऐसा है नहीं है? तो इस हिसाब से जावास्क्रिप्ट तो एसिंक्रोनस हो गई, सिंक्रोनस कैसे रही फिर? तो कैसे ना, तो इसका आंसर ये होता है कि जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर सिंक्रोनस ही होता है, हम उसको एसिंक्रोनस बनाते हैं खुद से, इस तरह काम करने के लिए, जैसे एपीआई कॉल कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें करने के लिए। तो ये बड़ा याद रखिएगा, बहुत इस तरह फंसाते हैं आपको इंटरव्यूज में, जब आप जाएंगे इस तरीके से आपको कंफ्यूज करके। तो आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर सिंक्रोनस होता है, हम उसको एसिंक्रोनस खुद से बनाते हैं। और बनाने किस तरह बनाते हैं, क्या तरीके होते हैं उसके, वो हम आगे जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, एसिंक अवेट लगता है, और जो है वो प्रोमिसेस आ जाते हैं बीच में, कॉल बैक फंक्शंस आ जाते हैं, वो हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आ गई तो मैंने बता दिया आपको कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस रीड करता है बाय डिफॉल्ट। अब देखें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अगर सिंक्रोनस रीड कर रहा है तो यहाँ पे आगे इसने कैरे बनाई होगी मेमोरी के अंदर, इस लाइन पे आगे उसने मेमोरी में ऐड करवा दिया होगा। अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आगे कंसोल करवाऊँ स्टूडेंट्स को, तो मेरा ये जो आंसर है वो आदिल यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। ऐसे ही है भाई, करवा के देखते हैं, हो गया ऐड, ठीक है। तो ये आपका पुश काम करता है। अच्छा ये ऐड हुआ कहाँ है? बिल्कुल एंड में भाई, मुझे एंड में ऐड नहीं करवाना, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट में ऐड हो। जैसे 2 स्टूडेंट आ गए, आप 2 कर दो यहाँ पे, डबल लाइन लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं इस तरह कर दो आप यहाँ पे, आई थिंक ये हो जाएगा इस तरीके से। हारिस अगर मैं लिखूं, ठीक है हम लेकिन एक ही लिखते हैं यहाँ पर भी बस, सही है। अच्छा तो ये हुआ है आदिल एंड में, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ भाई फर्स्ट कम फर्स्ट वाला हिसाब हो, यानी कि जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले, यानी कि जो बाद में आ रहा है उसका नाम पहले आए। स्टैक, स्टैक का पता होगा, स्टैक होता है ना, ये कि जो एंड में आ रहा है वो सबसे फर्स्ट पे आएगा। स्टैक पता है किसी को स्टैक क्या होता है? आपको पता होगा शायद। स्टैक बेसिकली क्या होता है, एक नहीं, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, चले छोड़ें रहने दें, वो अलग बिल्कुल टॉपिक से हट जाएंगे। बस सिंपल ये समझ लें कि जो भी चीज़ ऐड हो रही है उसको मुझे फर्स्ट पे रखना है, ठीक है। लेकिन ये आदिल अभी कहाँ ऐड हुआ है? लास्ट पे हुआ है भाई, मुझे लास्ट पे नहीं रखना है इसको, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट पर आए। तो वो कैसे होगा?
हमारे पास एक और मेथड आता है एडिशन में ही। ऐसा हमने कितने मिनट यहाँ पे कौन कौन से मैथ पढ़ लिया एडिशन के लिए, एक हमने पुश पढ़ लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अनशिफ्ट। अगर मैं इसी लाइन को ऐसे लिखूँ स्टूडेंट्स डॉट अनशिफ्ट कर दो भाई, किसको? आदिल साहब को। भाई ये बातें बंद होंगी? मैंने आपसे कहा था कि आदिल जो है लास्ट में आ रहा था। मुझे लास्ट में नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो सबसे पहले आता जाए। मुझे ये सिनेरियो रखना है अपना, ये ऑर्डरिंग रखनी है। तो अगर आदिल को स्टार्ट में आए तो क्या करेंगे हम, हमारे पास एक और मेथड होता है अनशिफ्ट। ऐड करने के अंदर ही हम अनशिफ्ट का यूज़ करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ ऐड करेगा? स्टार्ट में ऐड करेगा। रुक जाओ, सब्र कर लो भाई, रुक जाओ, अभी बस समझते रहो जो बता रहा हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब भाई स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना है एरे को। ये जो एलिमेंट्स आ रहा है नया, मैं चाह रहा हूँ कि ना स्टार्ट में जाए ना एंड में जाए, मेरी मर्जी की पोजीशन पे जाए, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ भाई जो है वो हस्सान के बाद आ जाए, हस्सान और आरिफ के बीच में आइए, मैं ये चाह रहा हूँ। तो इसकी अगर यहाँ से ज़रा मैं कमेंट करता हूँ, एक मिनट इसको। तो अगर ये हस्सान और आरिफ के बीच में जाना चाह रहा हूँ इसको मैं, तो इसकी आप ज़रा मुझे बताएं क्या पोजीशन बन रही है? 0 1 और बीच में जो आएगा 2 बन रही है पोजीशन। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन या मेथड होता है, इसे कहते हैं स्प्लाइस। क्या होता है? तुम्हें दिख रहा है लास्ट बेंच? भाई आगे आगे आ जाओ ना, 2 चेयर्स खाली हैं, यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब स्प्लाइस को यूज किस तरह से करना है आप सिंपल जरा गौर से देखिएगा इसको। स्प्लाइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिखा कि भाई स्प्लाइस आपसे 3 चीजें लेता है। सबसे पहला स्टार्टिंग, यानी आपकी पोजीशन कह लें, स्टार्टिंग नहीं पोजीशन कह लें इसको, कि भाई मुझे पोजीशन बताएं जहाँ पे मुझे ऐड करना है। तो अभी हमने देखा था कौन सी पोजीशन बन रही थी, 0 1 2, तो मैंने उसको बताया सेकंड पोजीशन। उसके बाद ये आपसे कहता है कि इस पोजीशन से कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है मुझे। मैं यहाँ पे किसको डिलीट करवाना तो नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि बस इसके दरमियान में ऐड हो जाए, जो पुराना है वो भी रहे, मेरा नया वाला भी ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करवाना। अब ऐड क्या करवाना है भाई मुझे? आदिल साहब को ऐड करवाना है, बस खत्म। आ गया आदिल बीच में, ठीक है। तो ये आपके पास स्प्लाइस इस तरीके से काम करता है। अभी हमने ऐड करने के 3 तरीके देख लिए, तीनों तरीके के स्टार्ट में ऐड कैसे होगा, एंड में ऐड कैसे होगा, और अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर चाह रहे हैं। उधर भी कोई वैल्यू डाल के एक दफा बता देंगे कौन सी, मतलब पीछे से हटते हैं इस तरीके से काम अभी करेंगे, आगे करेंगे, टेंशन ले लो, अभी करेंगे आगे। अभी बस जो करवा रहा हूँ ना बस उसको याद, उसको करते जाएं, बस सारी चीज़ें खुद ब खुद कवर होती रहेंगी आगे। यहाँ तक कोई सवाल क्लियर है? ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एरे के, क्योंकि आपने समझ लिया अब जिंदगी भर ये यूज़ करने हैं एरे और ऑब्जेक्ट के मेथड्स को, जब भी डेटा से खेलना होता है आपने। क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर, क्योंकि आप अभी फ्रंट एंड पढ़ लें, फ्रंट एंड वाले का काम ही सिर्फ यही होता है भाई, 2 काम होते हैं। पहले एक होता था जब ओल्ड वेब डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट थी, वहाँ पे एक ही काम होता था भाई, उसको सिर्फ यूआई बनानी होती थी बस। वो HTML CSS और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके यूआई क्रिएट कर लिया करता था, तो उससे आप फ्रंट एंड डेवलपर बोलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अगर आपको सिर्फ इतना आता है कि आप एक यूआई बना देंगे और थोड़ी बहुत छोटी मोटी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें वीज़ें कर देंगे, मुडाल उड़ाल खुलवाना आपको आता है, तो आप अधूरे फ्रंट एंड डेवलपर बोले जाएंगे। क्योंकि अब जो है ना, अब जो आज के दौर में जो फ्रंट डेवलपर है उसके 2 रोल्स होते हैं। एक तो होता है यूआई बनाना, जो कि पहले भी था। अब सेकंड रोल उसका आता है जिसे कहते हैं API इंटीग्रेशन। आपने अगर कभी लिंक्डइन वगैरह पे जॉब की पोस्ट देखी हो रिएक्ट डेवलपर वगैरह के लिए या फ्रंट एंड के लिए, आपको वहाँ पे ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, API इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भाई, आपको अब जो वेब एप्स बन रही होती है उसमें डेटा स्टैटिक नहीं होता। यानी आप क्या करते थे, पहले आपकी वेबसाइट बनाते थे, आप स्टैटिक HTML के अंदर सारा कंटेंट रखते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या डेटा आ रहा होता है? डायनामिक्स। मतलब आपकी HTML पूरी खाली होगी, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर सेट होगा बस, कोई कंटेंट नहीं होगा। कंटेंट कहाँ से आएगा? वो आएगा API से। बैकएंड डेवलपर API बना के देगा, उसमें सारा कंटेंट होगा और वो API बना के आपके हाथ में दे देगा, बस उसका काम खत्म। अब उस डेटा को आपकी ऐप के अंदर किस तरह से दिखाना है और किस तरह से डेटा को रेंडर करवाना है, उससे कैसे खेलना है, ये आपका कमाल है, ये आपको आना चाहिए। तो इसी को कहते हैं डेटा इंटीग्रेशन या API इंटीग्रेशन। और ये आप जब भी कर पाएंगे जब आपके एरे और ऑब्जेक्ट पे बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी। क्योंकि जो डेटा API से आ रहा होता है
वो नॉर्मली क्या होता है, एक एरे होता है या ऑब्जेक्ट होता है या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ एरे होता है, यानी एरे और ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग में ही खेल रहा होता है वो बैकएंड डेवलपर। तो आप जब भी कर पाएंगे जब आपको भी हम नॉर्मल जब एपीआई पर पढ़ेंगे आगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि डेटा एपीआई के जब कोई फैच करेंगे हम लोग, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और इस तरीके से एरे ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग में डेटा आ रहा होता है, वहाँ पे आपके सारी ये चीज़ें यूज होती हैं एरे के मेथड्स। सही है, तो इन पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखनी है। तो एडिशन समझ में आ गई। अब भाई जाते हैं ज़रा, अगर मुझे रिमूव करनी है चीज़ें, ये तो हमने ऐड करना सीख लिया ना, अब रिमूव देखते हैं। रिमूव के भी वही 3 तरीके हैं, अगर आपने स्टार्ट से रिमूव कराना है, एंड से रिमूव कराना है, या फिर किसी स्पेसिफिक पोजीशन से रिमूव करवाना है। अगर इस एंड से रिमूव करवाना है आपने तो उसके लिए पॉप होता है आपके पास, स्टार्ट से रिमूव करवाना है उसके लिए शिफ्ट होता है आपके पास, और अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से रिमूव करवाना है आपने तो उसके लिए स्प्लाइस होता है। वही सेम मेथड यूज होता है, स्प्लाइस जो ऊपर पड़ा है हमने ये वाला। हम इसी मेथड को डिलीट के लिए भी यूटिलाइज करेंगे, कैसे वो भी देखते हैं आगे। सबसे पहले भाई स्टूडेंट्स की एरे मैं चाह रहा हूँ कि भाई एंड से जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ के आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट पॉप। अब इस पॉप के अंदर आपको पास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉप का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ही ऐसा बना हुआ है कि भाई जो भी आपकी एरे में आखिरी एलिमेंट होगा ना उसको रिमूव कर देगा। चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ज़रा फोकस करने की है, जितनी भी अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी काम कर रहे हैं ओरिजिनल एरे में कर रहे हैं आपकी, यानी कि जो एरे बनाई है उसी में जाके काम हो रहा है। ऐसे नहीं कि एरे की पहले कॉपी ले रहे हैं फिर उसमें काम कर रहे हैं ताकि आपका ओल्ड एरे भी सेव रहे और नए एरे में काम होता है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी काम हो रहा है कहाँ हो रहा है, ओरिजिनल एरे के अंदर। चेक करते हैं भाई, अब मार आ रहा है अभी, ठीक है, मार यहाँ से गायब हो गया, 3 हो गई लाइन। पॉप का एक और फायदा भी है कि आपने जो एलिमेंट रिमूव किया है ना, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। मीन्स आप मुझे ये बात पढ़ के सिर्फ अगर मैं ये लाइन देखूं, बस 13 लाइन को पढ़ूं, कि आपको समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट में कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है, आप बता नहीं सकते देख के इस तरीके से, जब तक आप एरे ना देख लो कि लास्ट में क्या पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने चेक करना है ना, तो ये पॉप बाय डिफॉल्ट रिटर्न भी करता है वही एलिमेंट जो आप रिमूव करवा रहे हैं। ऐसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं लेट करूँ यहाँ पे, लेट फॉर एग्जाम्पल EL एलिमेंट मैं कंसोल करवाना चाह रहा हूँ। मैं भाई कंसोल कर देता हूँ EL को, और मैं इसको यहाँ से भी 2 मिनट के लिए ऑफ कर देता हूँ। अब मार है ना आखिरी में, ये आपको बता देगा क्या रिमूव हुआ है। सही है, तो पॉप का ये भी फायदा है कि आप देख सकते हैं कि आपने क्या रिमूव किया है। ठीक है भाई, यहाँ आ जाते हैं, इसको मैं कमेंट बंद करता हूँ। ऐसे पॉप समझ में आ गया, पॉप क्या करता है, रिमूव लास्ट एलिमेंट। जी लास्ट ही करेगा। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ लिखा है ना, स्टूडेंट डॉट पॉप, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, और मैं अगर स्टूडेंट को कंसोल करवा रहा हूँ तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, अम्मार हट जाएगा यहाँ से, ऐसी है ना। अगर मैं इसको दोबारा कॉल कर दूं यहाँ पे एक और दफा, फिर क्या होगा, RF भी हट जाएगा। तो जितनी दफा ये कॉल होता रहेगा उतनी दफा से ये लास्ट एलिमेंट हटाता रहेगा। पॉप में कोई वैल्यू नहीं पास करते आप सिर्फ पॉप लिखोगे, उसका मतलब है कि भाई एरे में जाओ, जो भी आखिरी एलिमेंट पड़ा हुआ उसको रिमूव करवा दो। मल्टीपल एलिमेंट रिमूव कराना, स्प्लाइस आएगा आगे, अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी बस जो करवा रहा हूं उसको बस समझते जाओ। सही है, अच्छा जी, तो पॉप क्लियर हो गया। हम सिंपल जो भी आप पॉप करवा रहे हो उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के कंसोल करवा दो। वही तो बता रहा हूँ कि आपने जिसको अगर ये रिमूव करवा रहे हो ना यहाँ पे स्टूडेंट डॉट पॉप, आप चाह रहे हो कि पॉप क्या हुआ आपको पता नहीं है, आप इसको कंसोल करवा दो। मैं कमेंट कर देता हूँ, काम करता हूँ, आप सिंपल किसी भी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा दो और उसको कंसोल कर लो वेरिएबल को, आपको पता लग जाएगा भाई कि क्या डिलीट हुआ है मेरे पास। सही है, पॉप क्लियर हो गया। अब अगर मैं स्टार्ट से कोई एलिमेंट चाह रहा हूँ कि रिमूव हो, पॉप तो एंड से रिमूव कर रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि भाई स्टार्ट से रिमूव होता रहे, शिफ्ट। आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट। क्या मुझे यहाँ पे कुछ पास करने की नीड है, क्योंकि भाई जैसे पॉप में मुझे पता है बाय डिफॉल्ट कि उसने एंड से ही रिमूव करना है, ऐसे ही शिफ्ट में मुझे पता है कि उसने बाय डिफॉल्ट स्टार्ट से ही रिमूव करना है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी, क्या कह रहे हो, ये आई थिंक नहीं करता, करता है, करता होगा, मैंने कभी चेक नहीं किया वैसे, कभी देख लेते हैं। अभी
स्टार्ट में भी काजिम है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता हूँ और अब चेक करते हैं, काजिम रिमूव हो गया। चेक करते हैं कि ज़रा ये कुछ रिटर्न करते हैं यहाँ पे। करता है ये भी, सही है, ये भी आपके पास रिटर्न करता है। शिफ्ट हो गया। अब देखते हैं स्प्लाइस। अगर मुझे स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी एलिमेंट को रिमूव करवाना है तो स्प्लाइस हम देखें किस तरीके से काम करना है। तो हम आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस। अब मैं चाह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन से एलिमेंट रिमूव हो, ठीक है। तो पहले ज़रा हम देखते हैं कि हमारी ओरिजिनल एरे जो है ना वो क्या है। मैं पहले ओरिजिनल एरे को यहाँ पे ज़रा कंसोल करता हूँ। हमारी ओरिजिनल एरे भी ये है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई स्टार्ट के लिए तो मुझे समझ में आ गया, शिफ्ट करूँगा तो ये हट जाएगा स्टार्ट से, पॉप करूँगा तो ये हट जाएगा यहाँ से। अब मैं चाह रहा हूँ कोई स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करवाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ ये हसान डिलीट करवाऊँ यहाँ से, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले तो आपने बतानी होगी पोजीशन। जैसे हम ऐड में बता देते पोजीशन के कहाँ ऐड करना है, अब हम बताएंगे पोजीशन कहाँ से डिलीट करना है। तो मुझे कहाँ डिलीट करना है भाई, 0 और 1। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आके स्प्लाइस के अंदर 1। अब मुझे 1 पे खड़े होके कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं वो बताना होगा यहाँ पे। जैसे मैं चाह रहा हूँ 1 पे खड़े होके मुझे अगर हसान को डिलीट करना है तो हसान पे खड़े होके एक एलिमेंट बन रहा है तो मैं यहाँ पास कर दूंगा 1। अगर मुझे 2 को डिलीट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ मैं हसान पे खड़ा हूँ, हसान भी ना है आरिफ भी ना है, तो 1 और 2, यहाँ 2 पास कर दोगे आप। तो सेकंड एलिमेंट मैंने आपको बताया था ऊपर भी, सेकंड जो उसके बाद पैरामीटर होता है वो पास वो आपसे वो लेता है कि कितने एलिमेंट डिलीट करने मुझे वो बताओ। नहीं करने होंगे तो 0 पास कर दोगे, करने होंगे तो आप नंबर पास कर दोगे। यहाँ पे एलिमेंट का नाम पास नहीं करना, नंबर पास करना है, कितने 1 2 3 4 इस तरीके से। कुछ ऐड करना है मुझे, कुछ भी ऐड नहीं करना, डिलीट करना है मुझे। तो इसको मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा, फिर कुछ लिखूंगा नहीं यहाँ पे। क्लियर है? पहले आउटपुट दिखाता हूँ फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। पहले आउटपुट देख लें ताकि समझ में आए आपको। मैंने ये 2 डिलीट करवाए अभी, चले गए। एक दफ़ा और मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्प्लाइस किस तरीके से वर्क करता है। देखें स्प्लाइस जो फंक्शन है इसको दोनों के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एडिशन के लिए भी और डिलीट के लिए भी। एडिशन में क्या था कि हम बताते थे स्टार्टिंग या पोजीशन, स्टार्टिंग छोड़े पोजीशन रखें इसको याद। बस मैं एक काम करूँ भाई, सेंटेक्स लिख देता हूँ इसका, घर पे जाके भूल जाएंगे आप लोग। स्प्लाइस जो है वो क्या करता है, आपसे पहला लेता है आपसे पास पोजीशन, कहाँ से ऐड करना है या कहाँ से डिलीट करना है। इंडेक्स से ज़्यादा पोजीशन थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो पोजीशन इसको याद कर लो। वो कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो आता है, फंक्शन जब कोई कॉल करेंगे तब आएगा। अभी मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो आएगा, कोई फंक्शन आप कॉल करेंगे उसके आप ब्रैकेट दबाते हैं तो ब्रैकेट बटन तो फिर आता है। स्प्लाइस का सिंटैक्स देख लें भाई, पोजीशन है कि जहाँ से स्टार्ट करना है। अब वो स्टार्ट ऐड भी हो सकता है या डिलीट भी हो सकता है। सेकंड लेता है डिलीट काउंट, इसको मैं यूँ कर देता हूँ डिलीट काउंट, कि कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, 1 2 3। अगर करना होगा तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट बता देंगे भाई 1 करो 2 करो, नहीं करना होगा तो क्या देंगे 0। थर्ड होता है ऐड, कि कौन सा एलिमेंट ऐड करना है आपने। अब जैसे मेरे पास एडिशन का केस था, मुझे एलिमेंट ऐड करवाना है तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई दूसरे इंडेक्स पे जाओ, ठीक है, कुछ डिलीट नहीं करवाना मुझे, 0 पास कर दिया और आदिल साहब को ऐड कर दो सेकंड इंडेक्स पे। अब डिलीट के केस में क्या आता, यही सेम चीज़ है। मैंने कहा कि भाई मुझे मेरे पास ये एरे थी ओरिजिनल, मुझे हस्सान और आरिफ को डिलीट करवाना है, ठीक है, मुझे अपनी मर्जी की पोजीशन है 1 और 2, इस पर मुझे एलिमेंट को डिलीट करवाना है। तो मैंने सबसे पहले स्प्लाइस को कहा कि भाई आप पोजीशन क्या दो, हस्सान से स्टार्ट करना है ना मुझे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा हस्सान कहाँ पड़ा हुआ है 0 और 1 पे पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको सबसे पहले कहा कि आपने यहाँ पे स्प्लाइस के अंदर मैंने पोजीशन दी उसको 1, या इसको आप इंडेक्स कह लें, आपकी मर्जी है। पहला पैरामीटर हो गया जहाँ से स्टार्ट करना है या पोजीशन जो है आपकी। डिलीट काउंट, कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। अब मुझे डिलीट करना है क्योंकि मुझे ऐड नहीं करना, डिलीट करना है। कितने डिलीट करने हैं, जहाँ पे आप खड़े होंगे जिस पोजीशन पे आप वहाँ से गिनना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ आप मौजूद हैं अभी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे हस्सान पे खड़ा हूँ, अभी 1 पे खड़ा हूँ, तो मुझे 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं, तो 1 और 2। क्लियर है बात? तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डिलीट काउंट में 2। अब क्या मुझे कुछ ऐड करना है यहाँ पे, नहीं ऐड तो नहीं करना मुझे, तो अगर उसको ऐड नहीं करना तो आप उसको एम्प्टी छोड़ देंगे। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे 0 लिख देते हैं,
ऐड नहीं करना, तो जीरो का मतलब वो जीरो को ऐड कर देगा, तो इसको एम्प्टी छोड़ दें। क्लियर है? ये इसकी बात कर रहे थे ना। तो ये जब आपके फंक्शन वगैरह कॉल करते हैं ना तो उसके अंदर आता है ये। स्निपेट नहीं है ये, इसका बेसिकली वो है, सिग्नेचर कहते हैं वैसे इसको, कि बताता है कि मैं मेरा क्या सिंटैक्स है, मैं क्या कंज्यूम करता हूँ, सिग्नेचर बोलता है इसको। सर एक बात आ रही है, ये पॉप और पुश वगैरह सब चीजें यूज करने के बजाय हम खाली स्प्लैश तो यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। ज़्यादातर स्प्लैश ही यूज होता है। हर नहीं जगह देखिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, डिपेंड कर होता है सिनेरियो। हर जगह स्प्लैश यूज नहीं कर सकते आप, हर जगह स्प्लैश नहीं लगा सकते, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना यूज़ करोगे आप सिनेरियो टू सिनेरियो, जो सिनेरियो जो प्रॉब्लम होगी ना उसके हिसाब से आप यूज़ करोगे। हर जगह स्प्लैश लगा दोगे तो काम हो जाएगा आपके कोड का, तो हर जगह नहीं लगता, सिनेरियो के हिसाब से देखिए चाहे जाता तो है। यूज तो हो सकता है। यूज़ वही मैंने कहा ना, देखिए चाहे तो आप कोई मेथड यूज़ ना करो, आप कुछ ऐसी भी डायरेक्ट ऐड करवा सकते हो, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, सिनेरियो के हिसाब से चीज़ समझना है। अभी आप लोग के सवाल इसलिए आ रहे हो कि अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया जावास्क्रिप्ट पे। अभी हम डॉम वगैरह पढ़ लेंगे, उसके बाद एक हम ऐप बनाएंगे ना, सबकी एक CRUD ऐप बनवाऊंगा पूरी आपसे मैं, जिसके अंदर पूरा प्रॉपर एक CRUD चल रहा होगा। डेटाबेस नहीं होगा हमारे पास, लेकिन लोकली हम पूरा अपना खुद की कोड करके CRUD बनाएंगे पूरी ऐप पे। तो जब आपके थोड़े बहुत समझ में आएंगे कि चीज़ें यूज़ क्या हो रही हैं, आपको समझ में आएगा इन चीज़ों का यूज़ केस क्या है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, एरे के बाद अभी हमें फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन के बाद डॉम पढ़ेंगे, उसके बाद जाके प्रोजेक्ट पे आएंगे। और कोई सवाल? स्प्लाइस क्लियर है? ठीक है। एडिशन और हमने डिलीशन को देख लिया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत एरो का इंट्रोडक्शन वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे, किस तरीके से एरे पे काम हो रहा है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एरे से एक और एक्सेस करने का तरीका होता है, जैसे कि स्ट्रिंग मैंने बताया था, वैसे भी यहाँ पे एक एक्सेस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे हसान को एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स नंबर से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रिंग में करते थे, वो क्या होता है, यहाँ पे एक मैं पास करूँगा यहाँ पे इस एरे का नाम, एरे के ब्रैकेट्स लगाऊंगा जैसे स्ट्रिंग में लगाते थे, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर लिख दूंगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ 1, तो 1 पे क्या रखा हुआ है, तो हसान मेरे पास आ जाएगा उठ के। सही है। इस तरीके से यहाँ पे आपने जो है वो एक्सेस, अगर आप इंडेक्स नंबर से करना चाह रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है भाई। ओके, अब हमारे पास आ रहे हैं मल्टीपल मेथड्स। अच्छा देखें, एक और चीज़ है, अब ये मैं चाह रहा हूँ कि एरे के एलिमेंट जो है ना, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। सुनिएगा गौर से मेरी बात। मैं भाई एरे जिसके अंदर एलिमेंट पढ़े हुए काजिम, हसान, आरिफ, अम्मार, ये एलिमेंट्स पढ़े, मैं चाह रहा हूँ कि सारे एलिमेंट्स मेरे पास प्रिंट हो सारे। क्या तरीका है? आप कह रहे हैं कि सर ये कर दें, सीधा सीधा कंसोल करवा दें। किसको? देखें ज़रा आउटपुट, क्या सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे मेरे? सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे? कहाँ हुआ? ये तो एक एरे प्रिंट हो गया। मैं चाह रहा हूँ ये सारे एलिमेंट अलग अलग 1 बाय 1 मुझे जितने भी सब प्रिंट होके आ जाए मेरे पास। अब इसके एक तरीका तो ये कि आप इस तरह करें भाई, 0 1 2 इस तरह करें, सही है। 0 से लेके चलें 4 तक मैंने दे दिया, ठीक है। ये तो 4 एलिमेंट है। अगर ये कल को 400 एलिमेंट हो गए तो आप क्या 400 दफा कोड लिखेंगे इस तरीके से? जी, लूप करेंगे, लूप करेंगे ना भाई, नहीं करेंगे? इसके अंदर आई ना देखें, एक आसान ये मतलब एक मेंटल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए था, मुझे आंसर आना चाहिए था फौरन ही कि भाई अब एक मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। लूप के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि मैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूँ। क्लियर है? और दूसरी बात, अगर मैं इस तरह करूँगा, ये तो स्टैटिक है ना, मेरी अगर एरे बड़ी हो गई फिर क्या होगा, फिर मुझे यहाँ पे दोबारा ऐड करना आना पड़ेगा ऐड करने, तो डायनेमिक नहीं रहेगा वो। तो हम क्या करेंगे, लूप करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, और लूप आप पढ़ चुके हैं, इस स्टूडेंट्स के एलिमेंट मुझे लूप लगाना है फॉर का, लगा लेंगे आप लोग? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पेपर पे कोड लिख के दिखाएं मुझे जल्दी से। इस एरे पे लूप लगा के मुझे दिखाना है, पेपर पे कोड लिख के दिखाएं फॉर का लूप। मैं 1 बाय 1 सबके जो है वो लिखा हुआ कोड है ना, वो मैं यहाँ पे भी टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में है अभी। ये सही अंदाजा होगा। इस तरह की एक्टिविटीज ना मैं क्लास में करवाता हूँ ताकि आपका भी थोड़ा जहन खुले।
टेक योर टाइम। और मुझे 5 मिनट बाद मैं पूछूंगा सबसे कि भाई क्या प्रोग्रेस है। कलर एक